Hello students, today we are going to discuss the new topic of the gravitational chapter. In past video we have already covered the topics regarding the variation of g with respect to height and depth. Okay, so let me start the new topic. First is that the gravitational intensity. Now what is the intensity? How can we understand this word? Okay, so in the morning time and in the afternoon time, if you feel the sunlight, then in the afternoon time you are getting more intense light. So this is the general understanding of the intensity. Okay, intensity is nothing but it is the energy per unit area per unit time. ओके इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. बट हियर वी हैव टू डिस्कस द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. Okay, so how can we understand this word? So first of all, for that we have to understand the gravity field is responsible due to the mass of the body. So it means that if any body having the mass, it will produce the gravitational field around it. Okay, and there may be some range of gravitational field, yes or no? Okay, and that field having different point, having the different value of gravitational force, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यानी कि मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है. अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और उसकी ग्रेविटी फील्ड सपोज मैक्सिमम इतने डिस्टेंस तक लग रही है, तो ये पूरा सर्कल उसकी क्या होगी? फील्ड होगी. तो ये उसकी जो फील्ड है उसमें हर पॉइंट पे एक जैसा ही फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने डिस्टेंस पे है. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बराबर. बस यही चीज़ को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी से हमको दिखाना है कि अगर कोई बॉडी जो होती है, बराबर, उसको ऐसे कोई ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई भी पॉइंट पे मैं अगर लाता हूँ, बराबर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं. कि वो पॉइंट पे ये बॉडी है, वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. So the statement is that the force is exerted mutually on the two bodies separated by the some distance is explained to occur throughout the field as under. यानी कि दो बॉडी एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो एक दूसरे पे एक्सर्ट होता फोर्स अगर फील्ड के टर्म्स में हमको डिफाइन करना है, बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट ड्यू टू द मास. बराबर, उसके पास मास होगा तो उसके आसपास एक रीजन ऐसा क्रिएट होगा जिसमें उसकी ग्रेविटी फील्ड क्या होगी? एक्सर्ट होगी, यानी कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन हुआ. एंड दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर बॉडी लाइंग इन दिस फील्ड. अगर हम कोई अनदर बॉडी को ये फील्ड में ला रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा. समझ में आ रहा है अंदर? बराबर. तो फाइनली डेफिनेशन क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बराबर. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द गिवन बॉडी, यानी कि जो हमको दे दी गई है अंदर गिवन बॉडी, बराबर, किस पे लगाएगा? कोई और वाली बॉडी, ऑन द बॉडी ऑफ यूनिट मास. पर जो हमको दूसरी वाली बॉडी लेनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है, उसका मास हमको क्या लेना है? 1 kg, यानी कि यूनिट मास लेना है अंदर, बराबर, एट अ गिवन पॉइंट. पर उसको एक पॉइंट पे लाना है, क्योंकि ये फील्ड पूरी है तो ये बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करेगी, उसके कोई भी पॉइंट पे अंदर, देन इट विल बी कंसीडर एज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट ओनली. बराबर, तो वो पॉइंट की इंटेंसिटी बोला जाएगी. यानी कि मतलब क्या हुआ भाई, मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पे 1 kg जितना मास जितना ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, बराबर है, वो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कंसिडर इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर, एट दैट पॉइंट. यानी कि वो पॉइंट, क्यों? क्योंकि पॉइंट बदलेगा तो आर बदलेगा तो आंसर भी बदलेगा अंदर. एंड इंटेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई एंड इट फॉर्मूला विल बिकम, यहाँ पे है क्या? फोर्स पर यूनिट मास, दैट मीन्स एफ डिवाइड बाय एम. एफ की फॉर्मूला तो हमको पता है gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो उसमें से एक एक m निकल जाएगा तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा भाई? gm अपॉन आर स्क्वायर मिलेगी अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बट इफ यू फोकस ऑन दिस फॉर्मूला देन यू विल बी फाइंड दैट दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यस और नो? ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेल, यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ या तो फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. कंसेप्ट और डेफिनेशन दोनों की अलग है,
दोनों का एक्शन जो ऑब्जेक्ट पे होगा वो भी अलग है, बराबर, पर दोनों का जो वैल्यूएशन है वो क्या है, सेम है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, तो उसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी से प्रोड्यूस होती इंटेंसिटी जो है वो पॉइंट पे वो भी 9.8 ही होगी। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो यहाँ पे आई और जी दोनों सेम ही है, तो यही चीज़ आपको इस स्टेटमेंट में लिख के दी होगी अंदर, बराबर। सो हमने जी वर्सेस आर का जो ग्राफ प्लॉट किया था वही सेम ग्राफ किसके लिए मिलेगा हमको, इंटेंसिटी वर्सेस आर के लिए मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? चल नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़े हम, बराबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, बट इफ वी आर सीन दिस टॉपिक इन द under the effect of gravity, then it will be termed as the gravitational potential energy. ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए आप कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन, okay, then it will be considered potential energy, and potential energy is always be stored inside the object when we are doing the work on that object। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमने जो वर्क के पीछे एनर्जी इन्वेस्ट की वो ऑलवेज उसके अंदर क्या होगी, स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को अपने हैंड से लिफ्ट करो, तो आप लिफ्ट करते वक्त उस पर वर्क कर रहे हो, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या निकालेंगे अंदर, बराबर। तो हम इंटेंसिटी वाले कंसेप्ट को ही यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की खुद की एक फील्ड है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई भी बॉडी, बराबर, दूसरे ऑब्जेक्ट की बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो वहाँ पे उसकी ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी इसकी वजह से। समझ में आ रहा है अंदर इतना पार्ट, बराबर है। और अगर वो अंदर है तभी उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि मैकेनिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते थे, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती थी वैसे जो भी वैल्यू आती है वो कंसीडर करते थे। जबकि ये वाला टॉपिक में क्या है कि भाई फार डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करनी है, जबकि सरफेस वाले पॉइंट पे आपको जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से कंसीडर करना है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? खाली ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? अब मुझे क्या करना है, ये मेरा बॉडी है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, बराबर। तो मेरे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो अभी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि इन्फाइनाइट पे ही रखना है अंदर, बराबर। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बाहर है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। समझ में आ रहा है, बराबर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट पे इसका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अभी लग रहा नहीं अंदर। सो हियर इफ वी हैव टू bring this m mass object at the point P, then we have to do work here। यानी कि हमको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा अंदर, एंड वॉट एवर वी डू द वर्क ऑन दिस मास ऑब्जेक्ट टू मेक इट ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू द P पॉइंट, बराबर। तो वो जो वर्क हमने किया दैट विल बी टर्म्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, ये ऑब्जेक्ट की ये पॉइंट पे होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है पॉज करके एक बार रीड कर लेना। हम सीधी डेफिनेशंस पे आगे बढ़े। तो डेफिनेशंस क्या बोल रहे हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको, अ बॉडी ऑफ मास m, कहाँ से लाना है, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ पे ले जाए, टू द पॉइंट। पर पॉइंट कहाँ था, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि एक दूसरी बॉडी थी उसकी ग्रेविटी फील्ड में हमने उसको ले गए थे अंदर, बराबर से। देन इट इज कंसिडर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट की ही वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। When body at an infinite distance from the other body, then the gravitational force exerted on this body is zero. So in this situation state, body is at an infinite distance having the zero potential energy। यानी कि अगर कोई बॉडी फार है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसीडर करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है? एंड दिस कंसेप्ट इज कंसिडर्ड एज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी।
समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। नाउ वी आर ट्राई टू डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पे जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करा वैसे ही आपको करना है। अगर ना समझ में आए तो यू कैन यूज़ द ओल्ड GSEB टेक्स्ट बुक, बट NCERT या तो फिर अदर सॉल्यूशंस अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मे बी कन्फ्यूज़न हो सकता है अंदर, बराबर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना है। तो कैसे इक्वेशन डिराइव करें अंदर, बराबर। तो आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है, हम अर्थ लेंगे यहाँ पे और m मास का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना पार्ट, बराबर। हम उसको कहाँ से लाए, इन्फाइनाइट डिस्टेंस से, कोई r जितने डिस्टेंस में हम ला रहे हैं अर्थ की सेंटर से अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। और उसके लिए हमको क्या करना है, वर्क करना है। पर हमको पता है वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। पर यहाँ पे फोर्स तो जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि आर बदलेगा तो एफ भी बदलेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो तो वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना ईजी हमारे लिए नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये फोर्स है उसको कॉन्स्टेंट गिन सके ऐसी कुछ सिचुएशन सोचनी पड़ेगी। तो ये हमारी अर्थ है, ये पॉइंट है, बराबर। और यहाँ पे अभी हमारा मास m है, तो उसको ज्वाइन करती जो लाइन है यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ अंदर, बराबर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टोटल r जितना कंसीडर कर रहे हैं अभी, सॉरी इन्फिनिटी से r पॉइंट पे आ रहे हैं अंदर, बराबर। यानी कि r जितने डिस्टेंस सेंटर से आ रहा है, सेंटर से इन्फिनिटी डिस्टेंस है, सेंटर से r जितने डिस्टेंस है, तो ये पूरे पाथ को हम छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दें और एक छोटे से सेगमेंट की लेंथ dl है, तो इतने छोटे सेगमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू में कांस्टेंट अज्यूम करना चाहो तो कर सकता हूँ अंदर, बराबर। तो इतने छोटे से सेगमेंट के लिए होता वर्क का इक्वेशन क्या होगा, dw इक्वल टू एफ डी आर, ऐसा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट हमको टोटल वर्क चाहिए तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका भाई, वर्क का। और dw इक्वल टू क्या है भाई, एफ डी आर है, और लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू r है। तो कहाँ से आए थे, इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे भाई, r वाले डिस्टेंस वाले पॉइंट तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे अंदर, समझ में आ रहा है। तो वर्क का आपको इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला ये मिला। सो w इक्वल टू क्या मिला, इन्फिनिटी टू r। f का इक्वेशन हम क्या लिखते थे भाई, GMEM डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू dr होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ के ना। डिस्टेंस हमने भाई r लिया था, बराबर। GMEM डिवाइड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। अभी GME और m सब कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, तो GMEM बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई, इन्फिनिटी टू r 1/r स्क्वायर इंटू dr बचेगा अंदर, बराबर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट का नहीं आ रहा है, ओके, बराबर। चलो 1/r स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r होगा, क्या होगा, -1/r। फॉर्मूला कौन से लगेगी कि भाई आर स्क्वायर को पहले न्यूमरेटर में ले जाओ, एक पावर ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, सिंप्लीफाइड करो, तो आपको वो आंसर मिलेगा अंदर। तो ऑलरेडी बाहर कौन था भाई, GMEM तो था, और आपको इंटीग्रेशन क्या मिला, -1/r मिला, ऊपर लिमिट r और यहाँ पे इन्फिनिटी। सो GMEM बराबर, यहाँ पे आप इक्वेशन की वैल्यू तो 1/r होगा, माइनस माइनस प्लस 1/∞, पर 1/∞ तो क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं कि नहीं करते अंदर, हाँ के ना। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिला, माइनस साइन तो थी GMEM और डिवाइड बाय क्या मिला भाई, r मिला। अगर अर्थ की सरफेस ले रहे हो तो r ही लिख दो, अगर कोई हाइट ले रहे हो तो RE प्लस H लिख दो, डेफ ले रहे हो तो RE माइनस D लिख दो। जो दिया है वो खाली लिखना और कुछ करना नहीं है अंदर, समझ में आया। पर ध्यान रखना डेप्थ हो तो मास भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा आपको अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर। तो फाइनली आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की इसलिए हम यूजी लिखेंगे अंदर, टेक्स्ट बुक का सिंबल यूज़ करोगे तो भी चलेगा, पर हम पोटेंशियल के पहले से यू ले रहे हैं तो यू ही लिखते हैं और नीचे खाली जी स्पेसिफाई कर दे ताकि हमको उसको लिखने में और समझने में आसानी रहे अंदर, समझ में आ गया। तो फाइनली हम इसका इक्वेशन कैसे याद रखें, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमको फोर्स का तो इक्वेशन पता है, GMEM/r स्क्वायर, तो उसमें से एक r निकाल देना है, बराबर। तो खाली जो इक्वेशन बचा उसको माइनस साइन के साथ लिख दो, तो आपको क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया सबको, बराबर। तो आप देखोगे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल इक्वेशन वही लिख के दिया है, बराबर। अगर कोई r डिस्टेंस पे होगा तो GMEM/r, पर अगर हम अर्थ की सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं तो r की जगह r ही लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है अंदर, बराबर, ओके।
बराबर। अब यूनिट की बात करें तो है तो एनर्जी, सो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब उसका एक थोड़ा छोटा भाई आ रहा है वही की वही डेफिनेशन के साथ, नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहाँ पे क्या लिखते थे, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे खाली ग्रेविटी पोटेंशियल दिया है, वही की वही डेफिनेशन, नो चेंज। खाली आपको लिखना क्या है, जो हमने m मास लिया था उसकी जगह 1 यूनिट मास ले लेना अंदर। समझ में आ रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी ही है ये, बराबर, ऑफ द पार्टिकल, पर किसकी, यूनिट मास पार्टिकल के अंदर, बराबर। तो उस पर जो भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिला था, क्या मिला था, G m अपॉन आर मिला था। तो m की जगह भाई 1 लिख दो अंदर, तो लिखोगे ना लिखोगे कोई मतलब नहीं। तो आपको ये जो इक्वेशन मिल रहा है माइनस जी एम ई अपॉन आर, तो ये जो इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी पोटेंशियल बोलते हैं अंदर। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी पोटेंशियल। सिंपल डेफिनेशन क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट मास। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। यूनिट की बात कर तो वर्क डन तो था, पर यूनिट मास लेना जूल पर केजी होगा। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आएगा कि नहीं आएगा सबको अंदर, बराबर। तो ये खाली कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन में खास देखना है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है कि भाई पोटेंशियल अकेला फाइंड करने के लिए बोला अंदर, बराबर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो मास से मल्टीप्लाई करने का, बराबर। अदरवाइज हमको मास से मल्टीप्लाई करना नहीं है, सीधा GME अपॉन आर ले लेना है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो। Okay, now we will try to discuss escape energy and escape speed. Okay, so one thing we are taking that if you throw the object in upward direction, what happen? It will reach to the some height and then return back. If you throw the same object with more force, otherwise with more speed, then again what happen? It will reach to the more height. ओके वो क्या होगा, और ज़्यादा हाइट पे जाएगा, और ज़ोर से फेंकोगे तो और ज़्यादा हाइट अचीव करेगा। सो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि इज़ देयर एनी फोर्स और वेलोसिटी इज़ देयर, by using that force or by applying that velocity, if we throw the object they cannot क्या बोले, वो कभी रिटर्न ही ना आए अंदर, बराबर। यानी कि वो स्पेस में चला जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बराबर। बस इसी चीज़ को एस्केप एनर्जी बोला जाता है। मीन्स वॉट एवर एनर्जी यू टू सप्लाई द ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल बिकम फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और फोर्स ऑफ द अर्थ, otherwise any object, then it will be considered as it is escape energy, यानी कि वो उसकी escape energy होगी। and for that whatever velocity it have to require minimum, that is considered as the escape velocity. understand or not? ओके तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वही डिस्क्रिप्शन दिया है जो मैंने स्टोन का पत्थर फेंकने के बारे में बात किया अंदर, बराबर। तो यहाँ पे बोलता है, आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ अ स्टोन थ्रो विद सच अ इनिशियल स्पीड इट गोज टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एवर एंड इन दिस पोजिशन देयर इज नो अट्रैक्शन ऑन इट बाय द अर्थ। यानी कि वो इतना दूर चला गया कि अब उस पर अर्थ का ग्रेविटी फोर्स ही नहीं लगा, तो वो रिटर्न तो आएगा ही नहीं अंदर, बराबर। तो वही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एस्केप एनर्जी बोलते हैं अंदर। पर ये एस्केप एनर्जी है क्या अंदर, एस्केप एनर्जी यानी कि वो एनर्जी आपको ऑब्जेक्ट को सप्लाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इट टोटल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जबकि अर्थ सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और जो है उसका इक्वेशन क्या है, माइनस GMEM, और अर्थ की सरफेस ले रहे हैं इसलिए RE लिख रहे हैं। अगर हम इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सप्लाइड कर देते हैं, बराबर, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पर जीरो करने के लिए ये नेगेटिव टर्म में मुझे पॉजिटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स वाली टर्म डालनी होगी। तो अगर ये इक्वेशन को मैं प्लस में लिखता हूँ, देन दिस इक्वेशन विल बिकम द इक्वेशन ऑफ एस्केप एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ही एस्केप एनर्जी का इक्वेशन है, बट पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है ओनली। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ द एनर्जी प्लस GMEM अपॉन RE, बराबर, और हाइट से ले रहे हो तो RE प्लस H लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। R तो हमको जनरली लेना है, जो दिया है वो लिखना है अंदर। तो अगर ये एनर्जी we are supplying to the body, then the total energy of the body will become zero. क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस पर पड़ी हुई है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो है ही है,
समझ में आ रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वो स्टेशनरी पड़ी है। और अगर हम ये एनर्जी उसको दे रहे हैं तो टोटल एनर्जी वुड बिकम जीरो एंड द बॉडी विल गो टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस, बराबर, एंड इट डज नॉट रिटर्न इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ अगेन, यानी कि वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, वो रिटर्न आएगा नहीं। एंड दिस एनर्जी इज नोन एज द एस्केप एनर्जी। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर। नाउ हियर वी हैव टू सप्लाई द एस्केप एनर्जी टू मेक द फ्री the object from the gravitational influence of the earth. We have to supply this energy in the form of kinetic energy. Okay, so it means that 1/2 mv square should be equal to क्या होगा, वही इक्वेशन होगा GME m अपॉन r। तो m कट हो जाएगा, समझ में आ रहा है अंदर। तो v स्क्वायर को अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2GME अपॉन क्या होगा भाई, r होगा, r की जगह r ही लिखो, r प्लस h लिखो, जो सिचुएशन दी उसके हिसाब से लिखना है। और स्क्वायर मुझे निकालना है तो क्या फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो फाइनली आपको एस्केप स्पीड का इक्वेशन मिल गया, क्या मिला, इक्वल टू 2GME डिवाइड बाय। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर वो डिपेंड करता नहीं है। ये उसका जनरल इक्वेशन है। यही इक्वेशन को हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास v इक्वल टू क्या है, थोड़ा ब्लैंक वाला पार्ट ले रहा ताकि आपको क्लियरली दिखे। क्या था इक्वेशन, 2GME और सॉरी कैपिटल GME, v इक्वल टू 2 कैपिटल GME डिवाइड बाय क्या था भाई, स्मॉल r था। अभी स्मॉल g का इक्वेशन जनरल लिखे तो जनरल इक्वेशन क्या था भाई, GME अपॉन r स्क्वायर था। अगर अर्थ सरफेस होगी तो r ही लेंगे और हाइट होगी तो r प्लस h लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो जनरल इक्वेशन से ही काम है। तो यहाँ पे देख सकते GME अपॉन r है, यहाँ पे GME अपॉन r स्क्वायर है। तो मैं अगर यहाँ पे r स्क्वायर कर दूँ तो मल्टीप्लाई बाय r करना पड़ेगा। तो ये पूरा इक्वेशन को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, g लिख सकता हूँ। तो 2GR आपको क्या मिला, इक्वेशन मिला। आपको पूछा था आपका GR नंबर, बराबर, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। और अगर आप अर्थ की सरफेस पे लिख रहे हो तो यही इक्वेशन क्या है, 2GRE होगा अंदर, 2GRE, बराबर, तेरी यारी जैसा सिमिलर वर्ड निकल रहा है अंदर। या तो फिर अगर MBA की एग्जामिनेशन देनी यानी एडमिशन लेना है तो आपको GRE की एग्ज़ाम क्वालिफाइड करनी होती है अंदर। समझ में आ गया सबको। तो ये आपको किसका इक्वेशन मिला भाई, एस्केप वेलोसिटी का मिला। अब क्या करो, खुद से 2 तो जानते ही हो, g की वैल्यू भी आपको पता है, और अर्थ की रेडियस हम क्या लेते हैं, 6400 किलोमीटर लेते हैं। तो उससे v का आंसर क्या आता है वो कैलकुलेट करो। ध्यान रखना इसको किलोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि जी हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं अंदर। समझ में है। तो v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से आप थ्रो करोगे तो वो कंप्लीटली अर्थ की सरफेस से रिमूव होकर बाहर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो वो कैलकुलेट आप करोगे तो आपको उसकी वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, नॉट मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सोचो ये कितनी खतरनाक स्पीड है। अगर ये स्पीड से हम हालोल से बड़ौदा जाने जाए 4 सेकंड में पहुंच जाएंगे, 4 सेकंड में बड़ौदा के भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। मल्टीप्लाई बाय खाली 4 करो तो 8 और 11 44.8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा खाली 4 सेकंड के अंदर। अभी 4 सेकंड बोलने में 4 सेकंड हो जाती है, तब तक वो तो बड़ौदा पहुंच गया होगा। इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप अर्थ के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, बराबर, तो क्या होगा, उसको जो काइनेटिक एनर्जी का इक्विवेलेंट हम कंसीडर करें, सपोज समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, -100 जूल। तो अगर आप 200 जूल जितनी एनर्जी यानी कि वेलोसिटी इतनी रख रहे हो ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 - 100 यानी कि 100 जूल उसमें से वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में इन्वेस्ट कर देगा, और बाकी की जो 100 जूल एनर्जी बची है, बाकी की जो 100 जूल एनर्जी पर, उससे वो कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी से मोशन करता ही रहेगा अंदर। क्यों? क्योंकि स्पेस में तो किसी का इन्फ्लुएंस लग ही नहीं रहा है अंदर। समझ में आ रहा है। तो हम भी जब ऑटोमेटेड स्पेसशिप अगर भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं अंदर अदर प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, तो यही प्रिंसिपल लगाते हैं। हम उनको ऐसे वेलोसिटी से थ्रो करते हैं अंदर ताकि उसके पास कुछ एनर्जी रहे और वो एनर्जी से वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करेगा अंदर।
समझ में आ गया कि ना आ गया सबको इतना पार्ट? यस और नो? बराबर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एस्केप स्पीड का वही इक्वेशन डिराइव करके दिया, अर्थ की सरफेस हो तो आर ई लिखना है, अदरवाइज आर ई प्लस एच लिखना है, बराबर। और अगर आप वी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे अंदर, तो पीछे वाले पार्ट में दिया होगा अंदर, शायद नहीं दिया यहाँ पे, है ना? ओके, आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने बोला वो आपको वैल्यू देखो यहाँ पे लास्ट में लिख के दी है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि यही चीज़ से आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून। जिस तरह से हमने अभी बराबर अर्थ के लिए हमने एस्केप स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया, वैसे ही आप मून का करो जनरल फॉर्मूला से अंदर, क्योंकि मून का ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमको अभी पता नहीं है अंदर, बराबर। तो उसकी वेलोसिटी आपको क्या मिलती है? कुछ इतनी मिलती है अंदर। समझ में आ रहा है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। पर एटमोस्फियर बिल्ड करने के लिए चाहिए क्या? गैसेस चाहिए डिफरेंट टाइप के अंदर, बराबर। पर ये गैसेस वहाँ पे मून की सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो थर्मल ओसिलेशन करेंगे, तो उनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के हिसाब जो भी होगी उससे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो वो वेलोसिटी की वैल्यू ये 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा मिल रही है अंदर। यानी कि मतलब क्या हुआ, ये जो स्पीड है बराबर वो ऑब्जेक्ट को बाइंड करने के लिए एटलीस्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा वेलोसिटी अचीव नहीं करेगा तभी वो मून से ट्रैप होगा। पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि टेम्परेचर की वजह से उनको जो वेलोसिटी मिला वो इससे भी ज़्यादा मिल रही है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इससे ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी वो तो मून के एटमॉस्फेयर से रिलीज ही हो जाएगा ना अंदर। जबकि अर्थ के केस में क्या 11.2 है, इसीलिए उनके पास इतनी सारी भी वेलोसिटी नहीं है कि वो 11.2 के इक्वल हो पाए अंदर। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्थ पे एटमॉस्फेयर पॉसिबल हुआ जबकि मून पे नहीं हुआ अंदर। यही एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट पार्ट में लिख के दिया है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से समझो कि मैंने क्या बोला अंदर, कि टेम्परेचर की वजह से थर्मल ओसिलेशन होता है, थर्मल ओसिलेशन की थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी से अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो मून के लिए तो उसकी वैल्यू 2.3 से ज़्यादा मिलती है। अगर कोई भी गैस को ग्रेविटी में ट्रैप करना हो तो उसकी एस्केप स्पीड 2.3 से ज़्यादा होनी चाहिए नहीं, पर यहाँ पे तो थर्मल ओसिलेशन से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो मून के बाइंडिंग में रहेंगे नहीं, मून के एटमॉस्फेयर में हर बार वो क्या हो जाएंगे, छटक जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे अंदर। समझ में? एस्केप हो जाएंगे अंदर, इसलिए मून की सरफेस पे भाई कोई है नहीं अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? Now we are going to discuss the last topic of this chapter, okay? And after completion of this topic, we are completing all the necessary theory part of this chapter. And in the next video, we are trying to cover the some numericals of this chapter, which are useful for further studies. Okay? So next point is satellite. We know about the satellite. Satellite is nothing but they are the body which are revolving around the planet. ओके अगर वो स्टार्स के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो वो प्लैनेट होगा, पर अगर कोई प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या होगा? सैटेलाइट होगा अंदर। ओके, नाउ केपलर्स के लॉ की बात करो। जिस तरह से केपलर के लॉ प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है बराबर, तो जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसी तरह जो सैटेलाइट है वो भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो वी आर इक्वली अप्लाई द केपलर्स लॉ टू द सैटेलाइट ऑल्सो, यानी कि केपलर को सैटेलाइट के लिए भी क्या है? वैलिड है अंदर, वही के वही है, कोई चेंज है नहीं अंदर। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट बराबर वी आर क्लासिफाई द satellites into the two part. First is natural, that is moon, and another are the artificial satellite. artificial satellite फर्स्ट वाला किसने भेजा? रशिया ने स्पुतनिक करके। इंडिया की बात करें तो आर्यभट्ट है, इनसाइट सीरीज और बहुत सारी सीरीज हमने लॉन्च की है। अब तो हमारा इसरो का नाम बहुत अच्छा हो गया अंदर। वाई वी आर यूजिंग द सैटेलाइट? वी आर यूजिंग द सैटेलाइट फॉर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और आगे चल के मे बी ऐसा एक दिन आएगा जिस तरह से मोबाइल ने सब काम की जगह ले लिया, कंप्यूटर ने सब काम की जगह, वैसे बहुत सारे काम की जगह फ्यूचर में सैटेलाइट ले लेगा। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, साइंटिफिक पर्पस से, इंजीनियरिंग पर्पस से, कम्युनिकेशन के लिए तो देख ही रहे हैं हम अभी बराबर, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जासूसी यानी कि स्पाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री जियोग्राफी मिलिट्री के लिए भी कर रहे हैं अंदर, मेट्रोलॉजी के भी लिए कर रहे हैं, यानी कि वो कौन सी चीज़ें जिसके लिए नहीं कर रहे हैं
बराबर। फ्लडिंग होता है तो उसके लिए भी हम करते हैं, रिमोट सेंसिंग भी हम उससे अच्छे से कर पाए। यानी कि सैटेलाइट की अपने आप में बहुत सारी एप्लीकेशन, और फ्यूचर में कुछ ऐसी एप्लीकेशन सोची जा रही है अंदर, बराबर, कि वैकेशन भी हम सैटेलाइट के तौर पे मना पाएंगे। चलो छुट्टी के लिए आज ये वाले सैटेलाइट पे जाते हैं अंदर और स्पेस का मज़ा लेते हैं अंदर, बराबर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमको लास्ट दो थियरी चेक करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड फॉर द सैटेलाइट। ओके, तो आपको क्या करना है भाई, एम मास का एक सैटेलाइट लेना है, बराबर। वो अर्थ की सेंटर से आर जितनी रेडियस पे क्या कर रहा है भाई, ऑर्बिटिंग कर रहा है अंदर, बराबर। और उसके लिए हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करना है। अब हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस वाले पाथ पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज बैलेंस बाय द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट पे जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन क्या होगा भाई, F इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, mv0 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे ऑर्बिटल लिख रहे हैं इसलिए v0 लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस्केप स्पीड लिखेंगे तो ve लिखेंगे अंदर, ताकि सब कंफ्यूज ना करे हमको अंदर, समझ में आ गया। तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट इक्विवेलेंट टू द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो mv0 स्क्वायर बाय आर इक्वल टू gmem अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक एक आर कट हो जाएगा, mm कट हो जाएगा, और v0 को क्वेश्चन मार्क बनाओ अंदर, तो v0 इक्वल टू क्या आएगा, gme अपॉन आर, और स्क्वायर रूट में आएगा। मैंने पहले ही बोला था ये जनरल इक्वेशन है, बराबर है। फिर आपको आर की जगह जो रिक्वायरमेंट है वो लिखने की है, बराबर। अब एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो एस्केप स्पीड में 2 टाइम्स आता था, जबकि यहाँ पे 1 टाइम्स, यानी कि दोनों की फॉर्मूला सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। पर एस्केप स्पीड में 2 टाइम्स था, 2 GME अपॉन आर आता था, जबकि यहाँ पे खाली GME अपॉन आर आ रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे आपका आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ऑर्बिटल स्पीड क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। तो यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन इंडिकेट दैट h इंक्रीजेस देन v0 इज डिक्रीजेस अंदर, बराबर। जैसे वो वाले इक्वेशन हमने स्मॉल g को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे फोकट का करके टाइम बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको मेजोरिटी जब इक्वेशन के आंसर लेंगे तो इससे आंसर वैसे भी आने ही वाला है। तो वाई आर वी आर गोइंग टू द कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, बराबर। तो हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के हर बार सच आएगा, जबकि नीचे वाले इक्वेशन हर बार सच आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है अंदर, ओके। और लास्ट वाला पॉइंट आता है, बराबर, वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल पीरियड, ओके। हमको ऑर्बिटल टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट आर रेडियस वाले सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो अगर मुझे वेलोसिटी को दूसरी तरह से डिफाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो सर्कल के लिए डिस्टेंस में क्या ले सकता हूँ, पेरीमीटर जितना ले लूँ, और एक रिवॉल्यूशन के लगते टाइम को मैं टाइम पीरियड कंसीडर करूँ, तो पहले टाइम पीरियड क्या है उसकी डेफिनेशन दे दो, बराबर। फिर वही का वही डिस्क्रिप्शन दो भाई, एम मास का और मेरा सैटेलाइट है आर रेडियस पे घूम रहा है, बराबर। तो फिर उसकी वेलोसिटी अगर मुझे डिफाइन करने क्या होगा, सरकमफरेंस डिवाइड बाय द पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो, बराबर। तो हम अपनी तरह से डिराइव करेंगे ताकि हमको इसका सॉल्यूशन लाना थोड़ा इजी लगे अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो v इक्वल टू क्या होगा भाई, 2πr डिवाइड बाय कैपिटल T होगा। पर v का इक्वेशन हमने जस्ट अभी डिराइव किया था, क्या किया था, 2gme अपॉन आर, बराबर। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है अंदर, GME अपॉन आर इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी होगा कि नहीं होगा अंदर, यस और नो, बराबर। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, GME अपॉन आर तो वैसा का वैसा, जबकि राइट हैंड साइड पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 4π स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा भाई, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और ये सारी आइटम को राइट हैंड साइड भेज दो, तो आपको बचेगा क्या, टी स्क्वायर 4π स्क्वायर आर स्क्वायर तो था ही, बराबर, और ये एक आर वहाँ पे जाएगा तो आर स्क्वायर और आर क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा अंदर, और डिवाइड बाय आपको क्या मिलेगा भाई, GME मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, यस और नो। तो यहाँ पे आपको फाइनली टी स्क्वायर का इक्वेशन क्या मिला, 4π स्क्वायर डिवाइड बाई GME, और क्या मिला, आर क्यूब मिला। याद करो केपलर का लॉ हो गया कि ना हो गया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब लिखा था, क्यों, क्योंकि 4π स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, अर्थ का मास तो हम बदल ही नहीं सकते, तो ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए कि ना हो गए अंदर, यस और नो।
बराबर। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड किसी का भी फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और यहाँ पे आपको एक नया वाला इक्वेशन डिराइव करके दिया है, t इक्वल 2π√re/g। तो कैसे वो इक्वेशन आया वो हम देखने का ट्राई करें। तो हम जानते हैं कि हमने अभी जस्ट डिराइव क्या किया भाई, t² इक्वल टू 4π² डिवाइड बाय GME इंटू क्या लिखा भाई, r³ लिखा, यस और नो, बराबर। तो r³ की जगह में r² इंटू आर लिखूँ तो r² GME की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अंदर, यस और नो। तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, t² इक्वल टू 4π² तो था डिवाइड बाय स्मॉल g आएगा और ऊपर क्या आएगा, r आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट का इक्वेशन क्या होगा, 4π² का क्या होगा भाई 2π होगा, बराबर। अंदर r आएगा और डिवाइड बाय क्या आएगा, g आएगा। आ गया इक्वेशन। अगर अर्थ की सरफेस लेना है तो r की जगह r ही लिख दो अंदर। समझ में आ रहा है। तो अगर ये सारी वैल्यू आप लिख देते हो अंदर और वैल्यू रखते हो तो आपको t इक्वल टू क्या मिल रहा है, 85 मिनट मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है, t इक्वल टू क्या मिल रहा है, 85 मिनट मिल रहा है। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट हम अर्थ की सरफेस से बहुत क्लोज रख के उसको प्लेस कर रहे हैं तो वो पूरा ऑर्बिटल टाइम कितने में ख़त्म कर लेगा, 85 मिनट में ही ख़त्म कर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है अंदर कि कोई ऑब्जेक्ट को हम बहुत छोटी हाइट पे रखें अंदर, बराबर। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे रखते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होते हैं, वरना तो क्या होगा, हमसे ही टकरा के चला जाएगा अंदर। सही बात है ना अंदर, ओके। तो यहाँ के साथ हमारा जो थ्योरी सेशन है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको क्या दिया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वो सब डिस्कस किया है। आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, खाली उसका इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की क्या है, वहाँ पे हमने जो लिखी थी उसका ट्वाइस टाइम लिखना है, डिनोमीटर में 2r आएगा, बस और कुछ नहीं है अंदर, बराबर। तो खाली इक्वेशन ध्यान रखना। और फिर उसके बाद आपको लास्ट में क्या दिया गया है यहाँ पे अंदर, बराबर, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, बराबर, और पोलर सैटेलाइट किसको बोलते हैं। आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बराबर। 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये टॉपिक कवर करना है अंदर, ओके। तो इस साथ हमारा जो ये 8 चैप्टर का थ्योरी सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम एग्जाम्पल कंप्लीट करके इसका जो चैप्टर है वो क्लोज करके हम न्यू चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे अंदर, ओके। थैंक यू।